नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर इंसान जिन बीमारियों से ग्रसित होता है उसके बारे में अपने परिजनों से या अपने डॉक्टर से या फैमिली डॉक्टर से सलाह मशवरा कर उसका इलाज करा लेता है। लेकिन कुछ एक बीमारियां ऐसी होती, खासकर गुप्तांग बीमारियां जो होती है, वो ऐसी बीमारियां होती जो डॉक्टर तो छोड़िए, आप परिवार वालों से भी डिस्कस करना पसंद नहीं करोगे। कई सारी महिलाएँ झिझकती हैं इस बातों को एक्सप्रेस करने में, और नतीजा ये होता है कि वो घातक रूप अख्तियार कर सकता है। मेरे पास एक WHO का रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ब्रेस्ट कैंसर है। करीब 22,60,000 महिलाएं केवल 2020 में ग्रसित हुई है। दैट मीन्स इट्स क्वाइट अ ह्यूज फिगर। लंग की बात करें तो, फेफड़ों की बात करें तो 22 लाख मरीज़ अफेक्ट होते हैं। कोलोन एंड रेक्टम की बात करें तो 19 लाख, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर की बात करें तो करीब 14 लाख, और स्किन कैंसर में 12 लाख, और स्टमक या इंटेस्टाइन्स के कैंसर को लेकर करीब 10 लाख लोग ग्रसित होते हैं। समस्या काफ़ी गंभीर है और इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए और कहते हैं कि ये जो अक्टूबर का महीना है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और ख़ासकर इंडिया में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने डॉक्टर अरुंधति मराठे लोटे मैडम को यहाँ आज आमंत्रित किया, जो SCG हॉस्पिटल में कार्यरत है और विजिटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट भी है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जनरल सर्जरी में MS करने के बाद ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स सर्जरी में महारत हासिल की है। अलावा इसके इन्होंने CMC वेल्लोर और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से प्रशिक्षण लिया है, और इनकी एक खूबी है कि ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में ये एक स्पेशलिस्ट है। इनके जीवन का एक मकसद है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना और उनकी संख्या को घटाना इनका एक मकसद है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मैडम, इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, मैं जानना चाहता हूं कि कैंसर है क्या, क्योंकि इसको लेकर, कैंसर को लेकर और ट्यूमर को लेकर काफ़ी कुछ भ्रम की स्थिति बनती है। तो कैंसर ये ऐसी चीज़ है कि हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं, उसमें से कोई एक सेल अपने आप खुद ग्रो करने लगता है, अपने बॉडी के मैकेनिज़म्स को फाइट करके अपने आप खुद से ग्रो करके उसका एक ट्यूमर बन जाता है, एक गांठ बन जाती है, उसे हम कहते हैं कैंसर। मतलब ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है? ये अपने बॉडी में एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है जो अपनी खुद की बॉडी उससे फाइट नहीं कर सकती है, और धीरे धीरे एक तो वो कोई ऑर्गन में जाता है, नहीं तो शरीर में फैलने लगता है। मैलिग्नेंट है मतलब जी। और ट्यूमर क्या होता है फिर, क्योंकि इसने सुना है कि बिनाइन भी होता है एक ट्यूमर, तो ये क्या होता है? तो ट्यूमर यानी मेडिकल साइंस में ट्यूमर ये शब्द यानी कोई भी गठान, अब वो बिनाइन भी हो सकती है और मैलिग्नेंट भी, जिसे हम कैंसर कहते हैं। मैलिग्नेंट इज कैंसर और बिनाइन है तो कैंसर नहीं है, ये आपका कहना है। अच्छा, क्या होता क्या है मैडम, ये मतलब ये क्यों होता है ऐसा, सडनली एबनॉर्मल ग्रोथ क्यों हो जाता है? हर कैंसर के अलग अलग कारण हैं, पर अभी अगर हम आजकल के लाइफस्टाइल देखें, आजकल का हमारा जो लाइफस्टाइल देखें उसमें एडिक्शंस एक मेन कारण है, जैसे तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस है, जैसे हम अभी एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सब कारक है कि हमें कैंसर की हमारी टेंडेंसी हो सकती है। उसके अलावा काफ़ी ऐसे कैंसर्स होते हैं जो फैमिलियल होते हैं, जो हेरिडिटरी होते हैं, जो हमारे बुजुर्गों में कभी हुए हैं तो हमें होने का चांस हो सकता है। अच्छा, सिर्फ इंडिया की बात करें, क्योंकि मैं तो वर्ल्ड रिपोर्ट की बात कर रहा था, सिर्फ इंडिया में बात करें तो कैंसर का इंसिडेंस कितना है यहाँ पर? ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी तेज़ी से इंडिया में डिटेक्ट हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से उसके केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, जैसे आपने बोला, तो यूनाइटेड स्टेट्स में 8 में से 1 महिला को उसके पूरे ज़िंदगी में कैंसर होने की संभावना होती है। सरप्राइजिंग। पर अगर आप इंडिया देखें तो इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया में 29 में से 1 महिला को उसके जीवन में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। इनफैक्ट अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर 4 मिनट में एक पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है। तो मतलब आपने कहा 29 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना, तो ये अलार्मिंग है या इट इज वेरी अलार्मिंग। कुछ साल पहले, मे बी 2-3 साल पहले, हमारे स्टैटिस्टिक्स शायद 50 या 60 महिलाओं में से 1 था, जो अभी रेट हाफ हो गया है। तो इट इज़ एन अलार्मिंग साइन। और एक तरीके से हम सोचेंगे तो अवेयरनेस जैसे बढ़ता है लोगों का, इसीलिए कैंसर डिटेक्शन रेट भी बढ़ता है, इसीलिए केसेस भी सामने आते हैं। जी, कॉजेज तो आपने बता दिया कि कुछ एडिक्शंस के कारण वगैरह होता है, लेकिन इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप लोग?
तो डायग्नोसिस के लिए अगर आपको कोई समस्या लगती है, आपकी खुद में गठान लगती है या ऐसे निपल से पानी आता है, ऐसे कोई साइंस हो जिस वजह से अगर आप डॉक्टर के पास जाए, तो हमारे आजकल के ज़माने में काफ़ी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम मैमोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, बायोप्सीज करते हैं और फाइनल डायग्नोसिस उसमें से आता है। जी, डायग्नोसिस की बात कही आपने, तो इसमें आपने कहा कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी है, तो मैमोग्राफी एग्जैक्टली क्या होता है और क्या उससे निष्कर्ष निकलता है? तो मैमोग्राफी जैसे एक्सरे का ही प्रकार है सबका, जैसे चेस्ट एक्सरे होता है उसी टाइप का मैमोग्राफी का एक एक्सरे मशीन होता है, जहाँ एक एक्सरे प्लेट होती है, उस पे आपका ब्रेस्ट रखा जाता है, ऊपर से एक फिल्म, एक अलग प्लेट आके कंप्रेस होता है, ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सरे, ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सरे, ब्लैक एंड वाइट इमेज आता है। पर मैमोग्राफी इतना फाइन है, इतना एडवांस अभी टेक्निक है कि छोटे छोटे ट्यूमर्स जो शायद आपको हाथ से पता ना चले, लेस देन 1 सेंटीमीटर, वो भी मैमोग्राफी में पकड़ में आते हैं। ग्रेट, मतलब काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट। बिल्कुल। तो इज इट वेरी कॉस्टली मैडम जब आप मैमोग्राफी की बात करते हो? नहीं, इट इज़ नॉट कॉस्टली, बहुत ही अफोर्डेबल इन्वेस्टिगेशन है और बहुत ही, मैं कहूँगी, मैंडेटरी है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें कैंसर के बारे में पता चलती है। जी, आपने कहा कि आप वेल्लोर में और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी प्रशिक्षण ले चुकी, तो उसमें ये मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? बिल्कुल, ट्रेनिंग भी होती है, मॉडर्न सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है, सारे मशीन्स अवेलेबल है, पेशेंट्स को उसके बारे में समझाया जाता है, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है और वो सब टेक्निक्स इस्तेमाल करके डायग्नोसिस पे आते हैं। क्या सिम्टम्स क्या होते हैं मैडम इसके? कुछ मैं अलार्मिंग साइंस आपको बताना चाहूँगी। तो अगर आप खुद का ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे तो उसमें आपको पहले तो गठान जैसे कुछ लग सकता है ब्रेस्ट में नहीं लगे तो बगल में भी अगर गठान लगे तो वो भी कैंसर की एक साइन हो सकती है। दूसरा कि आपकी चामड़ी लाल हो गई हो या उसमें दाने दाने आ गए हो या आपके निप्पल से कोई भी एबनॉर्मल पानी आ रहा हो, जैसे खून जैसे पानी आ रहा हो या काला नीला पानी आ रहा हो, तो ये कुछ अलार्मिंग साइंस है जो आप इग्नोर नहीं करके आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जो होता है, आपने ऊजिंग की बात कही, तो इट्स ओनली एट अ सर्टेन एज या कोई भी एज में हो सकता है ऊजिंग हो सकता है? तो निप्पल डिस्चार्ज जिसे हम बोलते हैं ऊजिंग, वो कोई भी एज में कॉमन है, पर ब्रेस्ट कैंसर हमारा 40 to 60 ईयर्स के एज में ज़्यादा कॉमन होता है। उसमें हमें निप्पल में ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होने की संभावना ज़्यादा होती है। मैडम, आजकल जैसे मॉडर्न ट्रेंड्स है या फिर बाद में हुक्का पार्लर्स वगैरह में इवन लड़कियां भी जाने लगती है एट ए यंग एज, से टीन एज या उसके आसपास में, तो इसके क्या परिणाम होते हैं उस महिला पर? जैसे आपने कहा कि इट कुड लीड टू कैंसर ऑल्सो, मतलब हुक्का और तंबाकू, अल्कोहल तक लेने लगती है। जी, तो कोई मात्रा में अल्कोहल अगर आप लिमिट करें तो अलग बात है, पर आप ज़्यादा लेते रहें, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर आप तंबाकू का सेवन करें, तो ये सब फैक्टर्स है जिससे आपको कैंसर हो सकता है। क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसको प्रिवेंट करना है अगर अपने को? तो काफ़ी प्रिवेंशन कैंसर में, वैसे अगर हम देखा जाए तो हम इसे बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स, जो कुछ हम ऐसे चीज़ें करें जिससे हम ये रिस्क फैक्टर्स अवॉइड कर सके। तो जो मैरिड महिलाएं होती है जो स्तनपान कर रही है, अगर आप अपने बच्चों को 12 से 18 महीने तक दूध पिलाएं तो उससे जो हार्मोन चेंजेस आपके बॉडी में होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जिससे आप अपने शरीर में से कैंसर दूर रख सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा एडिक्शंस जैसे मैंने पहले बताया कि वो सब बंद करें और एक्सरसाइज रेगुलरली करें। दिन में 1 घंटा कार्डियो योगा जो भी आप कर सके, दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज रूटीनली करें। स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए योगा करें, प्राणायाम करें, ये सब चीज़ों से जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन के लिए मार्ग है। एक प्रोटेक्टिव मेजर्स है। जी बिल्कुल जी। लेकिन आपने कहा कि जैसे कैंसर के लिए नहीं बल्कि कोई भी बीमारी के लिए ये एक्सरसाइजेस वगैरह कारगर है। बिल्कुल। ये जानना चाहता हूँ मैडम, जैसे कि अभी हेरिडिटी की बात कही आपने जी, तो व्हाट इज़ द रेशियो कि मतलब इतने लोगों को कैंसर था इसलिए उनके ऑफस्प्रिंग्स को भी कैंसर होने लगा, कोई ऐसा रेशियो स्टडीज़ है आपके पास? तो इन ब्रेस्ट कैंसर 2 to 3% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैव हेरिडिटरी कॉज। तो उनके फैमिली में किसी को, बुजुर्गों को कैंसर हुआ होगा, माता पिता में से किसी को, दादी नानी में से किसी को, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता ज़्यादा होती है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे जो महिलाएं हैं जिनको पता है कि उनके घर में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री जिसे हम कहेंगे है, उन्होंने ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने 20-25 उम्र से ही अपनी ब्रेस्ट रेगुलरली महीने में एक बार चेक करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह टाइमली लेनी चाहिए। जी, आपने कहा पहले अडल्ट्स में होता था, आजकल किसी भी एज में होने की संभावना है, तो व्हाट इज़ द राइट टाइम
कि महिला जाके अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा ले? तो खुद का एग्जामिनेशन जिसे हम बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, वो हमने बाय द एज ऑफ 20 स्टार्ट करना चाहिए जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हेरिडिटरी कॉज अगर हो तो यंग एज में भी कैंसर हो सकता है और आपको कंटिन्यू करना चाहिए मे बी टिल योर 60-70 यू हैव टू कंटिन्यू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। महीने में एक बार आपके जो पीरियड्स आते हैं उससे 4-5 दिन बाद रेगुलरली चेक करें और डॉक्टर की सलाह ले 6 महीने में एक बार, साल में एक बार डॉक्टर से चेक करवाएं। पीरियड्स की बात की आपने, तो ये क्या मेंस्ट्रुअल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे और ब्रेस्ट कैंसर का कोई नाता बनता है? हार्मोन स्टिमुलेशन है डेफिनेटली, पर आपके जो पीरियड के साइकिल्स हैं अगर इरेगुलर है या रेगुलर है उससे ब्रेस्ट कैंसर की होने की संभावना नहीं होती है। पर जितना आपका पीरियड्स का एक्सपोजर ज़्यादा उतनी रिस्क ज़्यादा। तो अगर किसी को बहुत जल्दी उम्र में पीरियड्स आते हैं और बहुत लेट उम्र तक चलते हैं 60-70 ईयर्स तक, उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि कॉन्स्टेंट ब्रेस्ट को हार्मोन स्टिमुलेशन मिलता है। इवन अदरवाइज हार्मोन सिक्रेशन आफ्टर मेनोपॉज जरा कंट्रोल हो जाता है, तो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं फिर ब्रेस्ट? चांसेस कम हो जाते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि काफ़ी यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखें तो ये ट्रेंड है कि मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, क्योंकि हमें जो सिम्टम्स आते हैं कि फ्लशिंग होता है, पसीना आता है, गर्मी लगती है या दिल में धड़कन तेज़ी से महसूस होने लगती है, ये सब नहीं होने के लिए हार्मोन के टैबलेट्स ऊपर से देते हैं जिसे हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये क्या सिंथेटिक का? जी, ये सिंथेटिक हार्मोन प्रिपरेशन होते हैं जो आमतौर में इंडिया में नहीं पर बाहर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। इंडिया में हम इसे आसानी से अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि ये सारे सिम्टम्स हमको जल्दी महसूस नहीं होते, इसीलिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। बट उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? आपने तो एक कंट्रोल कर लिया, ब्रेस्ट कैंसर होने से बचा लिया अपने आप को, लेकिन साइड इफेक्ट्स और क्या हो सकते हैं? अगर आप कंट्रोल मात्रा में ले तो इतने साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, पर एक रिस्क फैक्टर आपका बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। रिगार्डिंग एंड वेयर डज इट लीड टू? सिमिलर, मतलब ऐसे कोई डेफिनेटिव सिम्टम्स उसके नहीं हैं, बट वही जो रिस्क फैक्टर टू मैलिग्नेंसी। मैडम, सुना है कि कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, कहाँ तक वो कंट्रोल हो जा सकता है? किस स्टेज तक कंट्रोल किया जा सकता है? कैंसर स्टेज 1 हो या स्टेज 4 हो, अभी इतने हमारे एडवांसेस है कि ट्रीटमेंट है, बट अर्लियर द स्टेज बेटर द क्योर। तो जैसे आप स्टेज 1 में आए जहाँ कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट में होता है, स्टेज 2 में बगल में लिम्फ नोड्स में जाता है, स्टेज 3 में तुम्हारे आपके पूरे ब्रेस्ट में कैंसर फैलने की संभावना जो बोलते हैं उसे स्टेज 3 कहते हैं, और स्टेज 4 यानी आपके लिवर में, आपके लंग्स में, ब्रेन में, बोन्स में, वहाँ कैंसर जा सकता है। तो जैसे आप मतलब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेस्ट इट कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कैंसर अगर हम ब्रेस्ट कैंसर कहें तो वो सिर्फ ब्रेस्ट में सीमित नहीं है, वो शरीर में फैलने की शक्यता, जी बिल्कुल, ओरिजिन ब्रेस्ट में होता है और शरीर में फैलने के चांसेस होते हैं। एक बार वो शरीर में जाए तो हम उसे स्टेज 4 कहते हैं, और वो स्टेज में आपका कैंसर क्योर करना थोड़ा कठिन हो जाता है, पर हम डेफिनेटली आजकल जो कीमोथेरेपी के रिसेंट एडवांसेस है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। कीमोथेरेपी के बारे में हम बात करेंगे मैडम थोड़ी देर से, लेकिन इससे जानना चाहता हूँ फर्स्ट स्टेज टू सेकंड स्टेज, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, इसमें आप कुछ फेजेस के रूप में समझा सकते हैं कि कब हो गया सेकंड, कब हो गया फर्स्ट हो गया? तो फर्स्ट स्टेज यानी जब आपको ब्रेस्ट में गठान लगी हो और आप डॉक्टर के पास गए और चेक किया तो सिर्फ ब्रेस्ट में ही गठान है, बगल में गठान नहीं है, कहीं शरीर में फैली हुई नहीं है, ब्रेस्ट में छोटी सी गठान है, उसे हम कहेंगे स्टेज 1। बट दैट इज नॉट कंफर्म कि वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। ऑफ कोर्स आफ्टर बायोप्सी। अगर तो आपका बायोप्सी में एग्जैक्टली क्या होता है मैडम? बायोप्सी में एक नीडल होती है, कोर बायोप्सी, हार्डली 1 और 2 मिलीमीटर्स डायमीटर की, हम लोकल एनेस्थेशिया देके वो ट्यूमर से कुछ पार्ट ऑफ टिश्यू लेके टेस्ट में भेजते हैं जी, और उसमें वो एबनॉर्मल ग्रोथ दिख जाएंगे आपको? बिल्कुल, उसमें जो पैथोलॉजी में जो स्लाइड्स हम देखते हैं उसमें एबनॉर्मल सेल्स, कैंसर सेल्स में पता चल जाता है क्या है। देन सेकंड स्टेज? सेकेंड स्टेज में आपका ब्रेस्ट में तो ट्यूमर है, पर उसके चांसेस है कि वो आपका बगल में स्प्रेड हुआ हो, तो एक्जिला में जहाँ हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स, वहाँ स्प्रेड अगर हुआ है तो उसे बोलते हैं स्टेज 2। वो भी हमको मैमोग्राफी में, सोनोग्राफी में पता चलता है। वो कंफर्म करने के लिए हम एक FNAC करके एक टेक्निक होता है जहाँ हम इंजेक्शन देते हैं छोटा सा, जैसे सबने कोविड वैक्सीन का लिया होगा, सेम नीडल से हम यहाँ के लिम्फ नोड से थोड़ा सा टिश्यू निकाल के टेस्ट करते हैं कि उसमें कैंसर सेल्स हैं या नहीं। दैट इज द सेकंड स्टेज। दैट इज सेकंड स्टेज। ये कंट्रोलेबल होता है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एवरीथिंग इज क्योरेबल। देन व्हेन डज इट लीड टू द थर्ड स्टेज?
थर्ड स्टेजेस अगर आप लॉन्ग Spreading. टर्म उसको इग्नोर करते रहे कि आपको ब्रेस्ट में लंप है, गांठ है, पर आपको कुछ हो नहीं रहा है, आपने इग्नोर किया, तो धीरे धीरे वो ब्रेस्ट में बढ़ने लगता है। अगर छोटा है वो बड़ा होने लगता है, आजू बाजू के ब्रेस्ट के स्किन को इन्वॉल्व करता है। उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टेज 3। And stage 4 is out of hand, out of control? Stage 4 is into your body, but still it is controllable. आप कीमोथेरेपी देके उसे डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं, उसका स्प्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। कीमोथेरेपी एक टाइम टेस्टेड मेथड है, बिल्कुल। लेकिन अलावा इसके और भी कोई मेथड्स है कीमोथेरेपी के अलावा? एक अभी रिसेंट एडवांसेस में टारगेटेड थेरेपी है। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम बायोप्सी करते हैं, हमें टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पता चलता है, हार्मोन पॉजिटिव, हार्मोन नेगेटिव, या टारगेटेड थेरेपी जिसमें काम करे, HER2 पॉजिटिव जिसे हम बोलते हैं। वो एक नया प्रकार का कीमोथेरेपी रेजिमेन है जो पेशेंट्स अगर लेंगे तो कैंसर कंट्रोल हो सकता है। आपका रिज्यूमे देख रहा था मैं, उसमें आपने लिखा है कि ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी की बात की आपने। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, थायराइड ग्लैंड भी है, ये इट ऑल कम्स अंडर एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसको आप किस एंगल से देखते हो, क्या चेक करते हो उसमें, हार्मोन्स का सिक्रेशन कैसे हो रहा है? तो थायराइड में काफ़ी सिम्टम्स जैसे हैं, हमारे थायराइड अगर कम हो जाता है या थायराइड का मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो हमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। जैसे बहुत गर्मी होती है या बहुत ठंड लगती है, तो उसमें हम एक सीरम TSH लेवल देखते हैं जो एक हार्मोन टेस्ट है, और आपको पता चलता है कि आपका थायराइड फंक्शनिंग नॉर्मल है कि नहीं। एंड देन यू लीड ऑन्कोलॉजी में फिर क्या फ़र्क आ जाता है इसमें जब आप? इसका ब्रेस्ट कैंसर से रिलेशन अभी इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट थायराइड कैंसर अगर हो तो उसमें थायराइड डिसफंक्शन कॉमन है। अच्छा, अगेन मतलब हार्मोन्स आपका अफेक्ट हो जाता है सिक्रेशन और प्रोडक्शन में। जी। आपने वेल्लोर जैसे इंस्टीट्यूट में काम किया, टाटा मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल में काम किया है, फ़िलहाल HCG में आप कार्यरत है, तो व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड? मतलब HCG में किस किस्म के इंस्ट्रूमेंटेशंस या इक्विपमेंट्स है? HCG में आई वुड लाइक टू से दैट दे हैव ऑल टॉप क्लास इंस्ट्रूमेंटेशंस। एक इसीलिए मेरा प्रायोरिटी बना वो इंस्टीट्यूट में जाने का कि इट इज़ वेरी ऑन्कोलॉजी ओरिएंटेड। काफ़ी कैंसर के एस्पेक्ट वहाँ कवर होते हैं, बिल्कुल डिवोटेड टू कैंसर। यस। फिर स्टेज का पता चल गया मैडम हमको, आपने फिर क्योर के बारे में बताया, तो कीमोथेरेपी के बारे में बात करते हैं। कीमोथेरेपी में एग्जैक्टली क्या होता है? सुना है, अभी तक पता नहीं, लेकिन देखा नहीं कि काफ़ी दर्दनाक होता है, पेनफुल होता है, ये कहाँ तक ठीक है? मेरे ख्याल से अभी ये सब नहीं काउंट होता है, क्योंकि ये सब अभी चीज़ें पुरानी हो गई है। अभी इतने रिसेंट एडवांसेस जो हम कहेंगे कि पहले कीमोथेरेपी हम लेते थे तो नस में से लेते थे, नस में से इंजेक्शन देके वहाँ से, फिर इसीलिए लोग कहते थे कि हाथ में पेनफुल होता है या नस सूख जाती है। अभी हम कीमोपोर्ट डालते हैं, तो एक छोटा सा पोर्ट होता है जो आपके स्किन के नीचे डालते हैं और उसी के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं, वहाँ से वो कीमोथेरेपी आपके बॉडी में जाती है, विच इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल। क्या होता क्या एग्जैक्टली कीमोथेरेपी में? क्या कुछ रेडिएशंस वगैरह आप? नहीं, मेडिसिन हैं जो आपको नॉर्मल इंजेक्शन जैसे सलाइन चढ़ाते हैं, उसमें वो मेडिसिन डाल के इंजेक्शन देते हैं। उसमें अलग अलग साइकिल्स होते हैं, डिपेंडिंग आपका कौन सा ब्रेस्ट कैंसर का टाइप है, उस हिसाब से एवरी 14 डेज, एवरी वीक या एवरी 21 डेज़ के साइकिल होते हैं। सुना ये भी है मैडम, कीमोथेरेपी लेने के बाद बाल झड़ जाते हैं, एंड डू दे कम बैक, और फिर बाद में इसमें ओरिजिनलिटी आती है वापस? डेफिनेटली बाल झड़ जाते हैं, आईब्रोज झड़ जाते हैं, नाखून काले होते हैं, ये सब चीज़ें हैं साइड इफ़ेक्ट्स, बट दोज आर टेम्परेरी। बाल आपके डेफिनेटली वापस आते हैं, आपके आईब्रोज वापस आते हैं, आप आपके रूटीन लाइफस्टाइल में वापस जाते हैं। एक टर्म सुना है मैंने, मैस्टेक्टोमी, और ये ज़रूरत पड़ती है ब्रेस्ट को रिमूव करने की, तो ये कब ज़रूरत पड़ती है, और क्या हर कैंसर जो हो जाता है उसमें ब्रेस्ट को रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है? नहीं, अभी आप रिसेंट गाइडलाइंस देखें तो आपको पूरी ब्रेस्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे कि अगर आपको अर्ली स्टेज में है, स्टेज 1 या 2 में अगर आप छोटा कैंसर लेके आए हैं, तो आप सिर्फ ट्यूमर निकाल के आपका ब्रेस्ट बचा सकते हैं। पर अगर आप लेट स्टेज में आए हैं या कैंसर आपके ब्रेस्ट में 3-4 जगहों पे हैं जहाँ ब्रेस्ट के अंदर स्प्रेड हुआ है, तो शायद आपको मैस्टेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूव कर ले? जी। इज इट पेनफुल, मतलब वंस इट इज़ शी इज़ आउट ऑफ हॉस्पिटल? इट इज़ पेनफुल साइकोलॉजिकली,
क्योंकि जितना ब्रेस्ट को हम एस्थेटिक इम्पोर्टेंस देते हैं, वंस पेशेंट स्टेप्स आउट ऑफ द हॉस्पिटल, अगर उनको पता चले कि ब्रेस्ट नहीं है तो इट इज़ साइकोलॉजिकली इट इज़ अ ट्रॉमा। इसीलिए अगर हम देखेंगे तो काफ़ी सारे प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स है जिससे हम आर्टिफिशियल ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं जो दूसरे ब्रेस्ट को मैच करता है। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अवॉइड करने के लिए ये सारे प्रोसीजर्स। बट लेकिन पेशेंट के नॉलेज में रखकर ही आप ये ब्रेस्ट रिमूव करते हो, फिर भी ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। एक और अजीब बात सुनी है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जब वेस्टिजियल ऑर्गन है पुरुषों में तो फिर ये ब्रेस्ट कैंसर कैसे डेवलप होता है? ये एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन है पर वहाँ ग्लैंड है, जो टिश्यू है, जो मैमरी ग्लैंड्स हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, मर्दों में भी होते हैं और उसमें कैंसर का प्रमाण कम है, पर 1% ब्रेस्ट कैंसर केसेस मर्दों में भी होते हैं। और कुछ मिथ्स हैं मैडम, जैसे कि ये अल्कोहल कंजम्पशन से या स्मोकिंग से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने के चांसेस है, आइदर इन मेन और इन वुमेन? जी, दोनों में। और क्योंकि मतलब ये मिथ नहीं है? नहीं, ये मिथ नहीं है, ये सच है कि आप अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग बहुत भारी मात्रा में अगर करें तो कैंसर फैलने की या कैंसर आपको होने की संभावना ज़्यादा होती है। अभी शुरू में आपने कहा कि 12 से 18 महीने तक महिला ने ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, लेकिन कई सारी महिलाएं अपने फिगर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए इसको अवॉइड करती है, तो क्या इससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं? इससे आपका जो बेनिफिशियल इफेक्ट आपको मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग से वो नहीं मिलता, वो हार्मोन्स वगैरह। जी बिल्कुल। तो इसीलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग आपको करना ज़रूरी है कम से कम 12 to 18 मंथ्स। जी। उसी प्रकार ये स्मोकिंग एंड बाद में कुछ ड्रग्स वगैरह का भी सेवन होता है, इस पर इसका फ़र्क पड़ता है ब्रेस्ट कैंसर पर? बिल्कुल पड़ता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अगर आप टबैको च्यूइंग कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो इससे भी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती है। मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री उस महिला की और कैंसर, इसमें क्या समानता है या क्या कनेक्शंस है इसमें? तो जितना ज़्यादा आपको आपके लाइफ टाइम में पीरियड्स आते हैं उतनी आपकी रिस्क थोड़ी सी ब्रेस्ट कैंसर के लिए बढ़ती है। तो अगर आपको पीरियड्स बहुत जल्दी छोटी उम्र में आए हैं और अगर आपको काफ़ी लेट उम्र तक आपके पीरियड्स चालू हैं, तो आपका एक्सपोजर आपके हार्मोन्स को ज़्यादा है, आपके ब्रेस्ट को ज़्यादा है, वो केस में ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क थोड़ी बढ़ती है। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस इस फील्ड में, तो क्या लेटेस्ट एडवांसेस हुए मेडिकल साइंसेस में ताकि इट कैन बी अश्योर्ड कि कैंसर को क्योर किया जा सकता है? लेटेस्ट एडवांसेस में सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जहां आपको ब्रेस्ट नहीं निकालना पड़ता, आप ब्रेस्ट बचा सकते हैं। कीमोथेरेपी। बट ऑन व्हाट बेसिस मैडम? मतलब आपने कहा ब्रेस्ट रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, उसके पीछे लॉजिक या क्या? तो अगर आपका ट्यूमर बहुत छोटा है तो हम सिर्फ ट्यूमर निकाल सकते हैं पूरे ब्रेस्ट में, अगर वो नहीं फैला है तो ये हमको मैमोग्राफी से पता चल जाता है। और ट्यूमर अगर एक ही जगह में, छोटी सी जगह में ब्रेस्ट में है, तो वो हम निकाल के ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा ट्यूमर है पर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेस्ट बचाई जाए, तो हम कीमोथेरेपी देके वो ब्रेस्ट का ट्यूमर का साइज़ भी छोटा करते हैं और फिर उससे भी हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं। मतलब ये लेटेस्ट टेक्निक्स एडवांसेस है। एंड आपने कहा जैसे एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक ब्रेस्ट भी वहाँ फिट कर सकते हैं जी। स्ट्रेस को लेकर और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर क्या रिलेशन बनता है? बिकॉज सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड महिला रहती है। बिल्कुल। तो जितना आपका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल उतना आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं, कोई भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो इसीलिए अभी जो हम कहते हैं कि योगा करें, प्राणायाम करें, वो सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अभी चालू करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा खुद के लिए आधा घंटा दिन में निकाल के थोड़ा डिस्ट्रेस करना ज़रूरी है। आप लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव बना चुकी हो, मोटिव बना चुकी हो, आपका पर्पस है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, तो इस दिशा में क्या क्या काम कर रही है आप और आपकी टीम होगी? तो ये आप रूरल एरियाज विजिट करते हैं क्योंकि दे आर द मोस्ट इग्नोरेंट पीपल। बिल्कुल। हम काफ़ी रूरल एरियाज़ वाया HCG के मार्केटिंग टीम से हम काफ़ी रूरल एरियाज़ विज़िट कर चुके हैं। वहाँ हमने काफ़ी अवेयरनेस कैंप्स किए, काफ़ी महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का महत्व समझाया, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए वो समझाया, सबके डाउट्स काफ़ी क्लियर किए। तो हम यही आशा करते हैं कि वो सब वो करें और कोई भी उनको डाउट हो तो आके बताएं। तो आप इसको फिर से एक रिव्यू लेते हैं मैडम आफ्टर सम टाइम? कैंप लगा दिया आपने 15 दिन 20 दिन और बाद में फिर उसको रिव्यू करते हैं? जी बिल्कुल। तो उनके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जिससे हम कांटेक्ट करके उनसे वापस रिव्यू करते हैं, वापस बातचीत करते हैं। तो व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फिर?
तो काफ़ी पेशेंट्स हैं जो अवेयर है, काफ़ी है जिनको डाउट है, जो ओपीडी आए हैं उसके बाद दिखाने के लिए। तो मैं समझती हूँ ये एक हमारी सक्सेस स्टोरी है कि हम अवेयरनेस कर पाए, कि वो खुद अपने घर में बता पाए कि उनको क्या तकलीफ़ है और वो हमारे यहाँ आए। मैडम, ये जो पर्टिकुलर टेलीकास्ट अभी होगा, करीब करीब 50 लाख व्यूअर्स से ऊपर लोग देख रहे हैं इसको, तो इनके बेनिफिट के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का क्या प्रोसीजर है, सिंपल टेक्निक्स है, वेदर शी कैन डू इट एट होम, ये ज़रा इसके बारे में बताइए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपने कंफर्ट जोन में करना ज़रूरी है। तो आप अकेले रूम में दरवाज़ा बंद करके आईने के सामने करिए या फिर स्नान करते समय करिए। अपने ब्रेस्ट को आपको देखना है कि आपके दोनों निपल्स एक ही लेवल में हैं या नहीं। ऊपर नीचे अगर जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। कोई निपल पहले नॉर्मल था पर अभी अंदर चला गया है, या कोई निपल से पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है या खून आ रहा है, या आपको कहीं गठान लग रही है, ये सब चीज़ें हैं जिससे आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करें? तो आपके हाथ के फ्लैट एरिया से, अगर आप पाम से अगर आप उंगली से पोक करेंगे तो आपको काफ़ी फॉल्स पॉजिटिव, जैसे मैं कहूँगी कि रिपोर्ट्स मिल सकते हैं कि कहीं भी गठान लग सकती है जो नॉर्मल है। तो इसीलिए आप पाम से आपका चेक करें, फ्लैट ऑफ फिंगर्स से चेक करें, और सब दिशाओं में ब्रेस्ट का तपास करें। बगल को भी चेक करें, क्योंकि लिम्फ नोड्स के लिए, क्योंकि काफ़ी कैंसर्स ऐसे होते हैं जो 1-2 सेंटीमीटर के हो पर वो बगल में अगर स्प्रेड हो तो वहाँ लिम्फ नोड हमको फील हो सकता है। तो यहाँ पर भी पाम ही यूज़ करेंगे, आर्म्स में? हाँ, नहीं, फ्लैट ऑफ फिंगर्स। अच्छा, ऐसे। हाँ। अलावा इसके और कोई प्रिकॉशंस लेने को कहोगे आप उनको? प्रिकॉशंस तो यही कि हर महीने अपना ब्रेस्ट चेक करें। एवरी 4 to 5 days आफ्टर योर पीरियड्स, एवरी मंथ ब्रेस्ट चेक करें। वार्निंग अलार्मिंग साइंस मैंने अभी बताया, उसका ध्यान रखें, और रेगुलरली सपोर्टिव इनर वेयर पहने। और मैं एक कहना चाहूँगी कि जब महिलाओं को गठान लगती है और अगर उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर उनको दर्द नहीं है, तो काफ़ी महिलाएं उसे रिपोर्ट नहीं करती हैं कि हमें दर्द नहीं है तो हम क्यों जाए डॉक्टर के पास। पर 99% ब्रेस्ट कैंसर लंप्स आर पेनलेस। सिर्फ 1% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ब्रेस्ट में पेन हुआ और ब्रेस्ट के गठान में पेन हुआ और उसमें कैंसर आया। तो अगर आपको पेनलेस लंप है तो अब तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। जी, आपका पूरा ये शो अपने आप में एक सुंदर मैसेज था मैडम, फॉर महिलाओं के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मैसेज या कुछ इन्फॉर्मेशन देना या एडवाइस देना चाहोगे पब्लिक को, तो क्या रहेगा? मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल है। इट इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। इसमें से हम बाहर आ सकते हैं। जो ट्रीटमेंट होती है वो मैं मानती हूँ कि लंबी चलती है, 6 महीने से 8 महीने, पर अगर आप पूरी ट्रीटमेंट फॉलो करें तो आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। बस एक ही चीज़ की कमी है कि आप खुद आके उसके बारे में बात करें, घर में आपके सब जो भी महिलाएं हैं उनको बताएं, खुद का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन उनको सिखाएं, और कोई भी आपको डाउट हो तो तुरंत डॉक्टर को विजिट करें। थैंक यू सो मच मैडम, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। काफ़ी एनलाइटनिंग था ये। थैंक यू सो मच।